Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. Student, today we discuss the important problems of complementary function. Complementary function का यूज़ करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया कि इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम है d3y/dx3 + 6d2y/dx2 + 12dy/dx + 8y = 0 अंडर द कंडीशन y of 0 = 0 एंड y dash 0 = 0, y डबल डैश 0 = 2। यानी ये जो प्रॉब्लम है ये केवल जनरल सॉल्यूशन नहीं देगी, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देगी, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर वो सॉल्यूशन मांग रही हैं। जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उससे पहले हमें एक जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और उसी को फिर हम कंटिन्यू करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। तो मैं पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालूंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m³ 6m² 12m और +8 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके रूट फाइंड करेंगे। यदि आपको कैलकुलेटर से रूट फाइंड नहीं करना है या निकालना नहीं आ रहा है तो दूसरा भी एक तरीका है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम। यानी इसमें सबसे पहले हम एक वैसी वैल्यू रखते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसको सेटिस्फाई करवाने का भी तरीका होता है, जो ये कांस्टेंट होता है लास्ट, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर में से कोई एक फैक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, या तो निगेटिव में करेगा या पॉजिटिव में। जैसे 8 के फैक्टर 2 × 4 × 1 होते हैं, तो 2, 4 और 1 में से कोई एक निगेटिव या पॉजिटिव के साथ इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसमें m की जगह, क्योंकि सारे ही साइन पॉजिटिव हैं, तो अगर m = -2 रखूँ तो ये इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है। यानी m + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। m + 2 इसका एक फैक्टर है। फिर m + 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी कि m + 2 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो m की वैल्यूज़ आ रही हैं -2, -2, -2, तीनों रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं। यानी इक्वल और रियल रूट्स के लिए हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा उसकी डेफिनेशन थी CF = e⁻−2x × C1 + C2x + C3x²। चूँकि PI 0 है, RX 0 होने की वजह से, इसलिए y = यही उसका सॉल्यूशन बनेगा। यानी y = सॉल्यूशन हो गया है e⁻−2x × C1 + C2x + C3x²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। जनरल सॉल्यूशन तो स्टूडेंट्स हमारा आ चुका है, बट हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन में कहा है y of 0 = 0। y of 0 = 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इफ़ x = अगर 0 है तो y भी 0 के बराबर है। यानी हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 0 रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू मैं रखूं तो ये हो जाएगा 0 = ये 0 हो जाएगा, यानी 1 हो गया। तो C1 और C2 और C3 के मल्टीपल x हैं, ये 0 के बराबर हो जाएंगे। यानी C1 की वैल्यू 0 आ गई है। C1 की वैल्यू जो 0 आई उसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं या सीधे डिफरेंशियल भी कर सकते हैं। तो C1 की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रखूं तो y = हो जाएगा e⁻−2x × C2x + C3x²। नेक्स्ट कंडीशन में उसने कहा y डैश = 0 पे 0 है। यानी सबसे पहले अब मुझे y डैश निकालना होगा। y डैश के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। y डैश = दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो e⁻−2x इंटू यहाँ पे C2 हो जाएगा प्लस
2xc3 हो जाएगा माइनस 2e⁻²x इंटू c2x प्लस c3x²। दूसरी कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि पुट करिए x की जगह 0, उस टाइम पे जो y डैश एट 0 है वह भी 0 है, यानी 0 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये c2 आएगा, यानी यहाँ पर c2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0, ये 0, यानी c2 की वैल्यू भी 0 हो गई है। अब c2 की वैल्यू 0 अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ तो c2 इक्वल्स टू 0 होने से हमारे पास आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, इसलिए इक्वेशन हो गई है y इक्वल्स टू e⁻²x इंटू c3x²। अगर मैं इसका y डैश निकालूं तो इसका y डैश माइनस 2e⁻²x इंटू 2xc3 हो गया है, सॉरी ये एज इट इज हो जाएगा, प्लस e⁻² इंटू 2c3x हो जाएगा। एक बार और अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, y डबल डैश इक्वल्स टू, इसमें फिर से प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा, इसमें भी प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा, या ऊपर जो इक्वेशन है हम उसी का डिफरेंशिएशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो -4 e⁻² इंटू c3x² प्लस माइनस 2e⁻² इंटू 2xc3 प्लस माइनस 2e⁻² इंटू 2c3x और प्लस e⁻² इंटू 2c3। अब हमें ये गिवन है कि इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रखनी है, तो यानी पुट करना है इस इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 0, y डबल डैश 0 इक्वल्स टू 2, यानी इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया इक्वल्स टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी x होने की वजह से 0 हो जाएगा, x 0 होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये वैल्यू मिलेगी 2c3। इसका मतलब ये हुआ कि c3 इक्वल्स टू 1 है। अब जितनी वैल्यू c1 c2 की आई थी हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते जा रहे थे। अगर मैं ये वैल्यू भी इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख देता हूँ तो मेरा जो आंसर हुआ वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, y इक्वल्स टू e⁻²x, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, इंटू x²। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको कुछ नहीं करना, केवल जनरल सॉल्यूशन पहले निकालना है और फिर जो उसमें कांस्टेंट आ गए थे उनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी उनकी वैल्यू निकालनी है, जिससे कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, d⁻6 + 1 y इक्वल्स टू 0, या इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक अलग लॉजिक देना है ताकि हम इजीली इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें d⁻6 प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूँ, m⁻6 + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से m⁻6 की वैल्यू निकालूँ तो दिस इज इक्वल्स टू -1, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि m इक्वल्स टू -1/1/6। तो m की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई हैं। कोई भी प्रॉब्लम है जो ऊपर मैंने लिखी हैं, जैसे d⁻4, d⁻3 या d⁻5, d⁻6, d⁻8, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप ये लॉजिक दे करके अपनी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें स्टूडेंट ये देखना होगा कि ये -1 वैल्यू किसकी होती है। अब -1 वैल्यू होती है cos π प्लस
आई साइन पाई की, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और कोस पाई -1 होता है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं, जैसा कि अभी मैंने कहा आपको, फॉर एग्जाम्पल रफ के लिए लिख रहा हूँ कि कोस पाई प्लस आई साइन पाई, इसकी वैल्यू -1 होती है। अब मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी मुझे पावर सॉल्व करनी हो, किसी भी फंक्शन की पावर सॉल्व करनी हो, तो जो मेरे पास ऑयलर की थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम जिसे कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करवाता है। तो मुझे उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब हम प्लस की वैल्यू ले लेते हैं तो भी -1 आएगा, और माइनस की वैल्यू ले लेते हैं तो भी -1 आएगा। यानी चूंकि ये पार्ट चूंकि 0 है, तो दोनों से ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मैं इसकी जगह पे इसको रख सकता हूँ। लेकिन cos 3π भी 1 होता है, cos 5π भी 1 होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को लेकर के नहीं चल सकता, पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर के नहीं चल सकता। यानी मैंने क्या किया कि m इक्वल्स टू जो -1 रखा उसकी जगह पे एक वैल्यू रख दी है cos 2n + 1 पाई प्लस माइनस आई साइन 2n + 1 पाई, और पूरे की पावर है 1/6। n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू एंड सो ऑन। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये मुझे -1 देगा, अगर मैं 1 रख देता हूँ तो भी ये मुझे -1 देगा, मैं 2 रखता हूँ तो भी -1 देगा। मतलब ये हर वैल्यू पर मुझे अभी -1 वैल्यू दे रहा है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर कर लूँ, तो जो आयलर की थ्योरम है उसमें हमने पढ़ा कि जो भी ये पावर होती है ये एंगल में चली जाती है, तो हमने उसको एंगल में लेकर के गए। यानी जो m की वैल्यू हैं वो कुछ इस तरीके से बन के आएंगी। कैसे बन रही हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m इक्वल्स टू cos 2n + 1 π/6 प्लस माइनस आई साइन 2n + 1 π/6। n की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर मैंने सबसे पहले n की वैल्यू को 0 रखा। अगर मैं n को 0 रख देता हूँ तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, यानी ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। सिमिलरली अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो फिर उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन यानी ये वैल्यूज़ आ रही हैं, और उसके बाद n = अगर 2 रखूँ तो ये वैल्यू आ रही है। अब आप कहेंगे सर आपने 3 क्यों नहीं रखा, तो 3 मैंने स्टूडेंट इसलिए नहीं रखा कि जैसे ही मैं 3 रखता हूँ तो जो m = 0 पर केस आ रहा है वही वैल्यू वहाँ आती है, यानी वैल्यू रिपीट कर जाती हैं, वो सेम आ जाती हैं। इसीलिए मेरी 6 डिग्री की इक्वेशन थी, 6 रूट मुझे चाहिए थे, तो 6 रूट्स मैंने इस इक्वेशन को ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद निकाल लिए हैं। अब जो मेरे 6 रूट्स हैं उस रूट्स के लिए मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। यानी पहला रूट 2 मेरे ये हैं, अल्फ़ा ± आई बीटा की फॉर्म है। दूसरा रूट ये है, ये भी अल्फ़ा ± आई बीटा की फॉर्म है। और तीसरे रूट मेरे ये हैं जो अल्फ़ा ± आई बीटा की फॉर्म है। यानी 3 अलग अलग अल्फ़ा ± आई बीटा की फॉर्म में रूट्स आ रहे हैं, बट ये आपस में तीनों डिस्टिंक्ट हैं। तो डिस्टिंक्ट के लिए भी मुझे एक डेफिनेशन लगानी पड़ती है, यानी तीनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग डेफिनेशन लिखी जाएगी, इसके लिए अलग डेफिनेशन लिखी जाएगी, और इसके लिए अलग डेफिनेशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहला CF यानी पहली वैल्यू के लिए मैंने CF लिखा, पहला पार्ट, दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा पार्ट लिखा, और तीसरी वैल्यू के लिए तीसरा पार्ट लिखा, जिससे कि मेरे पास मेरा पूरा सॉल्यूशन बन के आ गया है। यानी इस तरीके से मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, जो बहुत ही मुश्किल थी, d⁻6 + 1 = 0। स्टूडेंट अब आपके मन में चल रहा है कि अगर ये प्लस में इक्वेशन है तो मैं ऐसा कर पा रहा हूं, अगर माइनस में है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसमें भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम d⁻6 - 1 y = 0 थी, तो उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी, यानी m⁻6 = 1, यानी m = 1⁻1/6। तो जब मैं 1/6 ये लेता हूँ, चूँकि ये 1 दे रहा है और 1 वैल्यू cos 2n पाई देता है, प्लस माइनस आई साइन 2n पाई, यानी ये वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी और इसकी पावर 1/6 हो जाएगी। तो n की वैल्यू फिर वही 0, 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं आप इसकी जगह पे। और थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 2n π/6 प्लस माइनस आई साइन 2n π/6।
n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन। अगर ये मेरी प्रॉब्लम होती तो फिर मैं ये मेथड लगा करके ये वैल्यू रख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। मेरे पास एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम d⁴ + 1 है, d⁴ + 1 है, जहाँ पे d/dx है, तो उसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका मन ये है तो आप ऐसे कर लीजिए, और दूसरा तरीका मैंने बराबर में इधर दिया है अभी, कि अगर मान लीजिए m⁴ - 1 है तो 2n+1, यानी क्योंकि cos -1 देना है मुझे तो -1 देगा, तो 2n+1 यानी ऑड नंबर पे देता है। तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन बनाई जिससे कि मेरे 4 रूट्स आ गए हैं, n = 0 पर, 1 पर, 2 पर भी वही रूट आते हैं जो 0 पर आ रहे हैं, तो मुझे उन्हें कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन थी, मुझे 4 ही रूट्स चाहिए थे और मेरे 4 रूट्स आ चुके हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता तो मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि m⁴ + 1 = 0। स्टूडेंट मैंने देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक दूसरा लॉजिक दिया है, कोशिश करिए करने की। तो दूसरे लॉजिक पर मैंने देखा कि मैंने इस इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो यानी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का भी होल स्क्वायर निकालते हैं और दोनों के ट्वाइस करके मल्टीपल करके प्लस और माइनस कर देते हैं, जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया है। परफेक्ट स्क्वायर के बाद मैंने देखा कि वो फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर बीच में माइनस हो गया है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस किया जा सकता है। तो प्लस माइनस करने के बाद मैंने देखा स्टूडेंट, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हैं। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो अलग अलग रूट निकाले जा सकते हैं, यानी इस इक्वेशन के फिर से अगर आप देखें तो 4 रूट्स आ रहे हैं, 2 रूट यहाँ पर आए और 2 रूट यहाँ पर आए, यानी टोटल रूट्स 4 आ गए। वही रूट्स आपने यहाँ पर भी निकाले थे, वही रूट्स आपने यहाँ पर भी निकाले। तो इस तरीके से आप अपने रूट्स निकाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की है कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आपके सामने रखने की। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी इक्वेशन में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दी गई है, अगर उस इक्वेशन में बराबर में 0 = वाला पार्ट जो Rx है वो 0 नहीं होता, तो फिर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, यानी उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आता है। हम उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के Rx, क्योंकि डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, कोई पॉलिनोमियल, यानी स्पेशल फंक्शन, tan इनवर्स, sec इनवर्स, कोई भी ऐसा फंक्शन आ सकता है। तो अगर इस टाइप से फंक्शन आएंगे तो फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।